हेलो आप लोगों को। बूस्टर सीरीज में आपके जो मेजर पिटफॉल्स जैसे अंडरस्टैंडिंग बेस्ड जहां समस्याएं हैं, कंप्रिहेंशन है, क्लोसेस है, सेंटेंस अरेंजमेंट है, इन तीनों को मैं टारगेट करने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि मैंने देखा है ना कि इंग्लिश की तैयारी करने के समय में बच्चे करते क्या है कि वो ग्रामर के क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं और चीजों को याद कर रहे हैं। तो अगर बहुत सीरियस भी हैं तो जब इनके क्वेश्चन सीरियस आते हैं तो वो दिक्कत करता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने बोला कंप्रिहेंशन में दिक्कत होती है, PQRS जैसे बोलते हो, सेंटेंस अरेंजमेंट में दिक्कत होती है। मैं इन दोनों को टारगेट आज का मेरा टारगेट पर्टिकुलरली क्लोसेस एंड सेंटेंस अरेंजमेंट है। देखो, आपको सारी चीजों में रीडिंग करना होता है। मैथ करो, आप जरा ध्यान देना, जो लोग ये बोलते हैं कि हमको दिक्कत है उनको मैं एड्रेस कर रहा हूं। आपको रीडिंग तो मैथ के क्वेश्चन को भी करना होता है, रीजनिंग के क्वेश्चन को भी करना होता है, जीएस का भी करना होता है। अगर आपको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया, जरा सोचिए, तो आपका वो क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसकी तो गारंटी है। अगर आपके मैथ और रीजनिंग में क्वेश्चन समझ में भी आ गया तो वो सॉल्व होगा कि नहीं होगा, अभी ये आपको डिसाइड करना होता है। लेकिन इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन में मजे की चीज ये है कि अगर आपको समझ में आ गया तो वो सॉल्व तो हो ही जाएगा। और यहां जो अरेंजमेंट का पार्ट होता है, इसमें समझना, चूंकि आपको समझ क्यों रहे हो, ग्रामर के क्वेश्चन के नहीं, फिलर नहीं बना रहे हो, फिलर का अलग चैलेंज आएगा अभी तो आपको अरेंज करने के लिए समझना है। और अरेंज करने के समय में आपको देखो, ध्यान देना कि जब तक वो लिंकिंग वर्ड्स या थॉट्स नहीं मिलेंगे जिससे सेंटेंसेज आपस में लिंक हो रहे हैं, लिंक तो है तभी तो कोई पर्टिकुलर अरेंजमेंट आपका आंसर बना है। और अगर वो लिंक गड़बड़ है आपका तो आपका गलत हो गया। तो वो लिंक खोजने के लिए पढ़ो। मैं जैसे एग्जांपल देता हूं, जरा आप सोचिएगा कि अगर आप जरा ध्यान दो, स्टेटमेंट नंबर सी में दे कंडेम द अदर स्टेट्स, ये दे कौन है जो दूसरे राज्यों की बुराई कर रहे हैं? ये कोई ना कोई तो चाहिए जो बुराई करते हैं। आप जरा सोचिए तो ये तो तुम्हारे बी का पॉलिटिशियंस ही है ना, ठीक है। दूसरा, सच अ नेशनल पॉलिसी, अगर तुम ऐसा पढ़ते हो, एक रीडिंग करो, सच अ नेशनल पॉलिसी, इसका अर्थ निकलेगा। और एक ये कि हम अरेंजमेंट में पढ़ रहे हैं। देखो, अरेंजमेंट में जो चीजें तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है ना, आज तक तुमने रीडिंग में कभी उनको महत्व दिया ही नहीं है, क्योंकि उनसे अर्थ निकलता नहीं है, या अगर निकलता भी है तो वो इतने आसान है कि आपका आराम से वो मीनिंग निकल गया होगा। आप ये ध्यान दीजिए कि अगर लिखा हुआ है सच ए नेशनल पॉलिसी, तो एक बात पक्का है कि इसके पहले कोई किसी खास तरह की नेशनल पॉलिसी आई होगी, मतलब पूरे देश की पॉलिसी ऐसी है। और वो लिखा हुआ है विल श्योरली डिवाइड नेवर यूनाइट द पीपल, वो लोगों को यूनाइट नहीं करेगी, डिवाइड करेगी लोगों को। अब अगर मैं ये देखूं कि बी के बाद सी आएगा, अगर मुझे फिलहाल इतना ही देखना है, तो बी के बाद सी यहां है, बी के बाद सी यहां है, इन दोनों में बी के बाद सी नहीं है, तो हम ये दोनों ऑप्शन काट लेते हैं, इलिमिनेशन। अब क्या हम ए से सेंटेंस शुरू कर सकते हैं क्या, कंप्रिहेंशन? अगर इस पैसेज को तुम पैसेज ही बोलो, कंप्रिहेंशन बोलो, जो बोलो, क्या हम सेंटेंस शुरू कर सकते हैं इसमें सच ए नेशनल पॉलिसी, ऐसी नेशनल पॉलिसी लोगों को डिवाइड करेगी? आप सीधा बोलोगे नहीं शुरू कर सकते, काट लो, बात खत्म हो गई, आपका आंसर आ गया। आपको बनाने के लिए अभी लड़के क्या करते हैं, बिना कुछ सोचे हुए यहां से लेके यहां तक पढ़ लेंगे। पहले बोलेंगे कि फर्स्ट सेंटेंस कौन सा होगा, फिर सोचेंगे सेकंड सेंटेंस कौन सा होगा। अरे भाई, वो तो यहां पे बता रहा है कि फर्स्ट सेंटेंस बी नहीं है, क्योंकि बी किसी के फर्स्ट में नहीं है। यहां वो बता रहा है कि सी में, डी में। अब क्या सी तुम्हारा पहला होगा जिसमें दे लगा हुआ है? वो पहला नहीं जाएगा, तो सी कट गया, बाकी बचा दो में डी लगा हुआ था। अब बी के साथ सी हमने दे रखा,
तो इन चीजों को डेवलप करो अगर अरेंजमेंट को मजबूत करना है तो इन चीजों को डेवलप करो। बनाने से वो डेवलप नहीं होगा, कुछ बन जाएगा तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के भीतर में है। अगर टफ क्वेश्चन आएगा तो दिक्कत होगी। आपने बनाया था, आप देखो कि कितने में आपसे मेरा वाला तरीका आसान है क्या, आप ये डिसाइड करो। और अगर आपको लगता है कि मेरा तरीका ज्यादा आसान है तो एक बात ध्यान रखो कि आसान तरीकों को एडॉप्ट करना आसान है, बट थिंकिंग बदलनी होती है। और हमारी अंग्रेजी की थिंकिंग में खाली रूल्स रेगुलेशंस, ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो, थिंकिंग नहीं चेंज करना है कि रीडिंग थोड़ा केयरफुल किया जाए, कहीं ऐसा लिंकिंग वर्ड मिल जाए। तुम क्वेश्चन नंबर 2 देखो तो जरा, क्वेश्चन नंबर 2 में डाला हुआ है ये हाउएवर। हमने बहुत बार बोला है हाउएवर बट का मीनिंग देता है। अब क्या पहला सेंटेंस बट से शुरू होगा? ये तो कहीं है नहीं। ऑप्शन बता रहा है कि या तो पहला सेंटेंस सी है नहीं तो बी है। अब पहले ये डिसाइड कर दो, बी को देखो तो और सी को देखो। इन इंस्टीट्यूशंस ऑल्सो, इंस्टीट्यूशंस में भी, तो भाई उसके पहले बताओगे ना और कहां। राम भी आया, पहला सेंटेंस वही हो सकता है। तो सी मेरा अगर कैंसिल होगा तो ए कैंसिल हो गया, सी कैंसिल हो गया, दोनों में बी दिया हुआ है, ठीक है। और अभी आप अगर डी को देखो तो डी में क्या लिखा हुआ है जरा ध्यान देना, दिस डेलिकेट बैलेंस, इस डेलिकेट बैलेंस को। तो एक बात बताइए कि बैलेंस की चर्चा कहीं ना कहीं तो और होगी, तभी तो उसके लिए दिस लगेगा। और डेलिकेट बैलेंस आप जरा देख लीजिए, अभी था ना यहां पे, तो बी के साथ तुम्हारा आएगा डी और बी के साथ डी कहां है इन दोनों में से, सॉरी, बी के साथ डी तुम्हारा यहां है। आंसर हो गया। आप सोचो कि क्या मेरा तरीका आपके तरीके से बहुत भारी है? क्या मेरे तरीके में बहुत टाइम लग रहा है? आपके तरीके में टाइम तो लगता है, क्योंकि आप अगर अंडरस्टैंडिंग से बनाओगे, एक सिंपल सी बात है कि अगर कोई चीज कमजोर हो तो आप उसको बचा के रखते हो। इम्यूनिटी कमजोर होती है तो अपने को बहुत परहेज करते हो। अब अगर अंडरस्टैंडिंग कमजोर है, हर जगह पे उसी को घुसा 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 के बना रहे हो, तो कमजोर चीज से बनाओगे तो उल्टा उल्टा समझ में आएगा। मैं अभी जो दे रहा हूं वो वीकनेस, उस कमजोरी को रखते हुए भी, चीजों को देखते हुए, इसके लिए अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए दिखाई पड़ने की जरूरत है। मैंने अपने ऑफलाइन क्लास में देखा है, लड़कों को देखने में 8-8, 10-10 दिन लग जाता है, तब उनको ये सब दिखना शुरू होता है। आप भी देखने की कोशिश करो, क्लू देखने की कोशिश करो, इसको मैं हमेशा क्लू बोलता हूं। अब जरा इसको देखो, 2 जगह ए 2 जगह डी। अभी आप ए को देखो और डी को देखो। द लाइक्लीहुड ऑफ एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट की संभावना इस बात से डिटरमाइन होती है कि मोटरिस्ट कितना केयरफुली चलाता है और पैदल चलने वाला कितने केयरफुली स्ट्रीट को क्रॉस करता है। लगेगा पढ़ के देख के कि हां हो सकता है। डी को देखो, द सिंपलेस्ट स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम अराइजेज व्हेन 2 इंडिविजुअल्स इंटरैक्ट विथ ईच अदर and each must decide what to do without knowing what the other is doing. अब जरा सोचो कि इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन क्या है। अगर हमने एक्सीडेंट रखा, एक्सीडेंट में मोटरिस्ट यहां भी आया, तो फिर तुम पहला किसको रखोगे? तो फिर तुम यहां डी में से किसको डालोगे? तुम डी को कहां ले जाओगे? दूसरा, the accident involving a motorist and a pedestrian is such a case, कोई एक्सीडेंट जिसमें किसी गाड़ी से किसी पैदल चलने वाले का एक्सीडेंट हो जाता है, इज सच अ केस, ये एक ऐसा ही केस है। अब वो तो इसका केस नहीं ना है, यहां तो एक्सीडेंट की संभावना जाहिर कर रहा है, केस किसका? तो वो तुम्हारे पास, एक बात ध्यान दो कि डी के साथ तो तुम्हारा बी आएगा ही आएगा।
ऐसा ही केस है कि दो इंडिविजुअल्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और एक को डिसाइड करना पड़ता है कि क्या करना है बिना ये जाने कि दूसरा क्या कर रहा है। और आपका अगर डी गया तो तुम्हारा ये और ये कैंसिल हो जाएगा, डी बी दोनों में है। अब एक में सी ए है, एक में ए सी है। तुम ध्यान देना, मैं हमेशा ऑप्शन को सामने में रख के बना रहा हूं। आप लोग मैक्सिमम लोग क्या करते हो, इसको बनाते हो और तब ऑप्शन चेक करते हो। जब उसने ऑप्शन दे दिया, मैथ में भी क्वेश्चन होता है, टीचर बोलता है कि ऑप्शन से बनाओ, आसानी से बनेगा, जल्दी बनेगा। सेम चीज यहां भी है, ए सी और सी ए। अब जरा ए और सी है, सी और ए में तुम ध्यान दो कि कौन सा पहला होगा। हम ए डालेंगे ना, ईच मस्ट डिसाइड हाउ मच केयर, केयर तो है ना, केयरफुली विदाउट नोइंग, ए पहले सी बाद में। सो तुम्हारा ये आंसर बनेगा। चौथे नंबर में देखो, इन द कंसेप्ट, मैं जब इसको पढ़ा तो लिखा था दीज मोमेंट्स ऑफ द कंसेप्ट। तो भाई कंसेप्ट की चर्चा तो ए और बी में है, और ए और बी में है तो ए बी साथ में आएगा। एक ए बी यहां साथ में है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, सॉरी, यहां है, एक ए बी यहां है। अब क्या हम डी को फर्स्ट ले सकते हैं कि नहीं, क्योंकि इसमें ए फर्स्ट दिया हुआ है, इसमें डी फर्स्ट दिया हुआ है। अब डी को डिसाइड करो कि मेरा फर्स्ट होगा या नहीं होगा। ऐसे मत छोड़ो, क्योंकि अभी भी 50-50 चांस है। तुम्हारा ए बी के साथ ए और बी को बैठाना बड़ा आसान था, हमने बैठा लिया। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक को आंख बंद करके चुन लेते हैं, लग गया तो लग गया, अदरवाइज छोड़ देते हैं। ऐसा कुछ वर्ड है डी में या ए में जो उसको फर्स्ट नहीं बनने देगा। The interrelation of universality, particularity and individuality is otherwise in judgment. Otherwise का मतलब नहीं तो, कंडीशन जो हम लोग बोलते हैं, या तो यहां है अदरवाइज यहां है। तो या तो यहां है अदरवाइज यहां है, तो डी तो तुम्हारा फर्स्ट जाएगा नहीं। सो डी तुम्हारा फर्स्ट नहीं जाएगा, काट लेते हैं, आंसर तुम्हारा ए हो जाएगा। आप अप्रोच को देखो, आप इस क्वेश्चन की एक्यूरेसी को मत चेक करो, क्योंकि ध्यान देना, समस्या यह है कि आपके पास मैथ्स में हर चैप्टर में आप अप्रोच देखते हो, टीचर का फॉर्मूला चेक करते हो, हर चैप्टर में। इंग्लिश में कोई अप्रोच नहीं होता, कोई भी सेक्शन बना रहे हो, पढ़े, जो अच्छा लगा हमने चुन दिया। हर सेक्शन के लिए कुछ ट्रिक होता है। अभी आपका क्लोसिस है, अब जरा ध्यान दीजिए, अभी आपके क्लोसिस में नजर दौड़ाइए, ट्रूथ इज अ कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट ऑफ डैश, तुमने पढ़ा। अब बात सच्चाई टॉपिक है, तो कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट वो एबिलिटी को, सिविलिटी को, डेबिलिटी को, अगर डेबिलिटी तुम नहीं भी जानते हो तो जानते हो ना कि ट्रूथ को हम मोरालिटी से जोड़ते हैं। हम ये इस टॉपिक को दिमाग में रखेंगे। अब का आपका प्रेशर क्या है कि जो 4 वर्ड दिया हुआ है, उस 4 वर्ड में से कौन सा वर्ड उस सेंटेंस के अनुसार उस टॉपिक का, टॉपिक इसमें सब यही ट्रूथ का ही है, टॉपिक अब ट्रूथ का रहेगा, लेकिन सेंटेंस के अनुसार कौन सा मैच करेगा, आप ध्यान दीजिएगा। इट कैन बी जस्टिफाइड एज अ मोरल प्रिंसिपल ऑन द बेसिस ऑफ, हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये एक सैद्धांतिक प्रिंसिपल है, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, एग्रेशन, कैंसिल, प्रोग्रेशन, ये दोनों काट दोगे क्योंकि बात सच्चाई की हो रही है, तो आपके पास बी ही आएगा ना, क्योंकि इंटरसेशन, अब पता नहीं एक एक वर्ड उसने जानबूझ के टफ दिया है, डेबिलिटी, इंटरसेशन, लेकिन आंसर कहीं और जा रहा है। कंपैशन, सहानुभूति, किसी के प्रति अच्छी भावना। आगे देखो, when we talk about speaking the truth,
इन ऑर्डर नॉट टू हाइड व्हाट इफ इट। आप ध्यान रखिएगा, वी आर एम्फसाइजिंग द एबिलिटी टू फील फॉर अदर्स। हम दूसरे के प्रति सहानुभूति रखते हैं, वही कंपैशन का मीनिंग। अगेन, वी पर्पसली कीप आवर सेल्फ फ्रॉम कम्युनिकेटिंग द ट्रूथ। हम कीप आवर सेल्फ, हम दूर रहते हैं ट्रूथ को कम्युनिकेट करने से। एज वंस डैश सच्चाई इट में हर्ट समन्स फीलिंग। अगर सच्चाई बता दें तो किसी की फीलिंग हर्ट हो जाएगी। तो अब जरा सोचो तो कि आपका इतना भारी भारी वर्ड डिसहेबल्ड, एक्सपेक्टेकल्ड, कुछ भी दिया हुआ है, लेकिन ये तुम्हारा नहीं बन रहा है। अगर एक बार सच्चाई को हमने रिवील कर दिया तो दूसरे की फीलिंग, आप वर्ड्स की परेशानी से मत सोचो, जूझो, आप रीडिंग पे टारगेट करो। यही रीडिंग पिछली बार में क्लू के लिए टारगेट करना था, अभी अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए टारगेट करनी है। और वर्ड्स चाहे कैसे भी हो, अपने अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी सही रहेगी तो तुम यहां पे निकाल लोगे अपने। बट कीपिंग अ पर्सन इन द डार्क, लेकिन किसी व्यक्ति को हम डार्क में रखें, या डिनाइंग हिम और हर नॉलेज विच ही और शी आउट टू हैव, जिसको उसके पास उसका नॉलेज होना चाहिए था, या उसको हम डार्क में रखते हैं, अमाउंट्स टू डैश अनदर सोल ऑफ इट्स राइट टू नो। उसके जानने के अधिकार से हम उसको वंचित करते हैं। ऑफ भी लगा हुआ है। डिस्ट्रॉय वैसे भी कैंसिल हो गया, डिस्टर्ब वैसे भी तुमको मीनिंग नहीं जाएगा। सस्टेन मतलब बरकरार रखना होता है, और हम उसको डार्क में रख रहे हैं। डिप्राइव ऑफ होता है ना, हम उसको वंचित कर रहे हैं इस चीज से। टू नो दैट विथ विच इट हैज अ, एक ऐसी चीज को जानने से उसको हम वंचित कर रहे हैं जिससे उसका बिलोंगिंग है, नीड है, या संबंध है। आपकी रीडिंग हर बार आपके इंग्लिश का आंसर देती है। आपकी रीडिंग आपके मैथ्स में सिर्फ ये गारंटी करती है कि वो क्वेश्चंस को आप बनाने की तरफ कदम उठा सकते हो, लेकिन इंग्लिश में वही चीज बस समझ में आ जाए प्रॉपर, आपका आंसर निकल लगेगा। अपने अंडरस्टैंडिंग का, और अंडरस्टैंडिंग प्रैक्टिकल चीज है। अगर अंडरस्टैंडिंग के लिए कोई फॉर्मूला होता तो कोई किताब बनी होती अंडरस्टैंडिंग की। हम टीचर्स तो कूदते रहते हैं, खोजते रहते हैं कहीं कुछ ऐसा मिल जाए जो पूरी दुनिया हिला दे, अंग्रेजी की दुनिया में। अब जब कुछ नहीं मिलता तो ग्रामर के रूल्स पढ़ाते हैं। नहीं, अंडरस्टैंडिंग के लिए कोई कुछ तुमको हेल्प नहीं करेगा। तुम्हें खुद सेंटेंस को लेके इस चीज से बैठ के, और एग्जामिनेशन में चूंकि टाइम नहीं रहेगा, जब के आप कोई भी क्रिकेट अगर खेलते हो तो जब शॉट सीखते हो तो नेट पे सीखते हो ना। एक मैच में तो जाके परफॉर्म करना होता है, वहां टाइम कहां होता है कि हम कुछ देर जमेंगे, कुछ देर थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। पहले बॉल से आपको रन बनाने हैं। प्रैक्टिस करो नेट पे, घर में, इस तरह से समझने की कोशिश करो, क्वेश्चंस के टिक मारने की कोशिश मत करो। आगे देखो, द एंट्री ऑफ फॉरेन मीडिया हैज टू बी डैश बाय स्ट्रिक्ट रूल्स। उसको फॉरेन मीडिया का एंट्री हमारे देश में आए, उसको स्ट्रिक्ट रूल से रिजेक्ट करना होगा, रिटेन बरकरार रखना होगा, या उसको गवर्न करना होगा। नियम कानून बनाएंगे हम, स्ट्रिक्ट नियम कानून बनाएंगे। आगे देखना, एनी इंटेंशन टू डैश द कंट्री पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली, देश, कोई भी इंटेंशन कि हम देश को पॉलिटिकली या इकोनॉमिकली ये करें, और एनी अटेम्प्ट एट कल्चरल डैश इन ऑर्डर टू मेक द कंट्री अ स्लेव, कि ताकि हम देश को गुलाम बना लें। यहां से तुम्हारा मीनिंग आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव बोल रहा है कि नेगेटिव बोल रहा है। अब कंट्री को आर्थिक और राजनीतिक रूप से कमजोर ही करना है ना। अब वो देख लो तो जरा कि कमजोर करने का मीनिंग, वो सब एक तरह का मीनिंग दे रहा है। ग्रैपल, क्रिपल, स्क्रैपल, स्ट्रिपल। बनाना है बनाइए, छोड़ना है छोड़ दीजिएगा। अगर आपको आता है, अपंग करना मीनिंग होता है इसका।
अब अभी आप लोग सोचोगे कि ये कैसे बनाएंगे। अब मैथ में क्या सारे क्वेश्चंस बना लेते हो? कुछ छोड़ते हो ना भाई जो नहीं बनता है, लेकिन अंग्रेजी में क्या होता है ना, छूटता ही नहीं है, कारण बनाते नहीं है ना। जब बनाओगे तो गेस वाले क्वेश्चन छूटेंगे आपसे, लेकिन जब बनाने नहीं आता तो आपको तो रिस्क लेने में का, हर क्वेश्चन में रिस्क ले रहे हो, तो यहां भी रिस्क ले लेते हो। जब बनाने आएगा तो रिस्क लीजिएगा, बनाने नहीं आएगा तो सब में गेस मारिएगा। सोचिएगा जरा, बनाने नहीं आएगा ना तो सब में गेस लग रहा है, पता नहीं चल रहा है कौन सा बन रहा है कौन सा नहीं बन रहा है। बनाने आएगा तो कुछ क्वेश्चन में आपको लगेगा कि हाँ यहाँ पे डाउट है। अब यहाँ पे डाउट लगे, वर्ड नहीं पता है, क्रिपल, छोड़ सकते हो। बनाना सीखो, कंफर्म होना सीखो। देश को ये बनाने का एट कल्चरल डैश, कल्चरली उसको गुलाम ही बनाना है। अब जरा सोचो कि डॉगमैटिक से ये बना है, एब्सेंट से ये बना है, इंपेरियलिज्म, इंपेरियलिस्ट साम्राज्यवाद, कल्चरल साम्राज्यवाद, हम सांस्कृतिक रूप से उसको गुलाम बना लें। अब ये वाला वही जरूरी नहीं है। देखो अभी क्लोनिज्म क्लोन से बना हुआ है, अब उसने बना दिया, अब डिक्शनरी में खोजोगे मिलेगा नहीं। एग्जामिनर पे आप नहीं बोल सकते कि डिक्शनरी के वर्ड्स आपको देने हैं, जाने पहचाने वर्ड्स, उसको जो मन करेगा। क्लोन का क्लोनिज्म कर दिया उसने, जो कि नॉर्मली आपने अपनी जिंदगी, पूरी जिंदगी में नहीं देखा होगा। उसने जो भी वर्ड बनाया, डिपेंड करता है कि आप उसको टिकअप कैसे करते हो। इंटरनेशनल पावर वुड नॉट बी, अब देखो तुम्हारा 4 नंबर आराम से बन रहा है कि देश को आर्थिक रूप से गुलाम कमजोर करना, पॉलिटिकली कमजोर करना, कल्चरली उसको गुलाम बनाना, इसको हम टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये तो तुम्हारा, अगर पढ़ते ठीक से तो तुम्हारा बनता, 1 नंबर बनता, 3 नंबर, 4 नंबर बनता, 5 भी बनाओ, अब 4, 3 बनाओ, 4 बनाओ, बनाओ जितना बनाना है, बाकी सब छोड़ दो। इफ द फॉरेन मीडिया इज कीन ऑन मेकिंग अ प्रेजेंस ऑन द इंडिया सॉइल, अगर वो इंडिया में आना चाहती हैं, रिस्पेक्ट फॉर द कंट्रीज यूनिटी एंड इंटेग्रिटी, तुमने 3 तो कंफर्म बनाया। तुम ये ऐसे क्यों नहीं देखते कि मैथ में तुमने अगर 45 क्वेश्चन था, 40 क्वेश्चन था, जितना भी क्वेश्चन था, तुमने कुछ क्वेश्चन छोड़ा है। यहां तुम सॉल्व करोगे तो 2 क्वेश्चन तुम छोड़ सकते हो, प्रोवाइडेड कंडीशन अप्लाइड, वर्ड नहीं आता है। इस बात पे हमेशा अपने को तैयार कीजिए कि तुम जिन क्वेश्चंस को बनाओ वो कंफर्म हो, तब तुम्हारे माइनस मार्किंग से बच जाएंगे। क्योंकि इंग्लिश में पता ही नहीं चलता कि कितना आ सकता था माइनस वाला कर के, माइनस बहुत ज्यादा होता है, मैथ में नहीं होता है, एकाध ह्यूमन एरर में हो जाता है, लेकिन इंग्लिश में बहुत सारे क्वेश्चंस माइनस मार्किंग में चले जाते हैं, इसीलिए कि हमने कभी सीखा नहीं है बनाना। आगे देखो, इफ फैंटेसीज कुड बी रियल, कल्पना होता है ना फैंटेसी, अगर वो सही हो, everyone might have wanted and dash cut off point at which they could block out all stress, तो हर कोई एक कट ऑफ पॉइंट चाहेगा जहां पे वो स्ट्रेस को ब्लॉक आउट कर दे, मतलब बाहर रख दे, स्ट्रेस नहीं होने दे। अब जरा सोचो, सुपरफिशियल, इंसिडेंटल, एक्सट्रिंजिक या इनबिल्ट, आप कल्पनाएं कर रहे हो, स्ट्रेस है, तो ये सब तो तुम्हारी सोच में है ना, भीतर ना। अब इसको छिछला और अचानक, और ये अगर जानते हो, इंट्रिंजिक भीतर के जगह पे, एक्सट्रिंजिक मतलब एक्सट्रिंजिक में एक्सटर्नल होता है। तो हर कोई चाहेगा कि एक कट ऑफ मार्क हो हमारा भीतर, जहां पे स्ट्रेस होने लगे तो हम उसको रोक दें, फैंटेसी को। बट अ डैश रेस्टलेस माइंड, एक माइंड है जो परमानेंटली रेस्टलेस है, बेचैन है, घूम रहा है, कॉन्स्टेंटली है ना। इंस्टेंटली तो तुरंत होता है, डिस्टेंटली दूर वाला डिस्टेंट से बना हुआ है, और डिस्क्रिपेंट मत समझो, ये कॉन्स्टेंटली लगातार। एंड एन ईगो दैट कैन नॉट टेक डिफीट मेक श्योर दैट
वी कीप वरिंग ऑल काइंड्स ऑफ डिफिकल्टीज इंक्लूडिंग द, ध्यान देना, हम चिंताएं करते रहते हैं सब परेशानियों के बारे में, इंक्लूडिंग द महत्वपूर्ण डैश एंड इवन इमेजिनरी, काल्पनिक परेशानियां, महत्वपूर्ण परेशानियां और महत्वहीन, ये महत्वपूर्ण, ये महत्वहीन और ये काल्पनिक। अब जरा सोचो तो कि तुम्हारे थर्ड में देखो आंसर बनना था ट्रिवियल, उसने क्या किया, उसने किया कन्वीवियल, भारी वाला वर्ड डाल दिया, भारी वाला वर्ड डाल दिया उसने एक, दूसरा उसने रखा कॉलुवियल, डाइल्यूवियल। अब उसने तुम्हारे ट्रिवियल को टेंशन में देने के लिए उसने ऐसा वैसा डाल दिया, महत्वहीन, सबको भारी कर दिया। नो वंडर मोस्ट ऑफ अस आर सफरिंग फ्रॉम क्रोनिक स्ट्रेस, फ्रॉम अ मेजॉरिटी देयर इज नो एस्केप फ्रॉम स्ट्रेसफुल सर्कमस्टांसेस, वी कैन नॉट ऑलवेज शिफ्ट सिटीज, ध्यान देना, हम हमेशा शहर नहीं बदल सकते, हम संबंधों को खत्म नहीं कर सकते, जॉब से हर बार रिजाइन नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्ट करना है, कम करना है, प्रतिबंध लगाना है। तो अब रिलेशनशिप नहीं, इंटरेक्शन ना, रिलेशनशिप को तो खत्म करने के लिए उसने बोल दिया। हम सामाजिक रूप से जो लोगों से इंटरेक्ट करते हैं उसको हम रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, एंड वांट फॉर ये नहीं कर सकते, और चाहेंगे हमेशा कि आइडियल सिचुएशन मिले, स्ट्रेस फ्री कंडीशन मिले टू कम आवर वे, बट वी कैन चेंज द वे, लेकिन हम बदल सकते हैं वो जगह, वी डैश एंड डील विथ स्ट्रेस। अब जरा सोचो, वी, हम जैसे स्ट्रेस को देखते हैं और उसके साथ डील करते हैं, उसको समझते हैं जैसे। अब कंट्राइव भारी वर्ड दिया, रेस्टिव भारी वर्ड दिया, और जो आंसर बना है वो ऐसा वर्ड दिया है जो कि तुम्हारे जाने परसीव, मतलब समझना, हम स्ट्रेस को जैसे समझते हैं उसके साथ डील करते हैं, हम उसको तो चेंज कर ही सकते हैं। हम लोगों ने 3 क्लोसेस लिया, 4 सेंटेंस अरेंजमेंट लिया, और मैंने आपको तरीका बताया कि और कोशिश किया है कि क्लोसेस भी और सेंटेंस अरेंजमेंट भी एकदम स्टैंडर्ड का लूं, जो तुम्हारे परीक्षा के स्टैंडर्ड से मैच करता है। तुम इनको अगर तुमने सुना है, अंतिम तक ध्यान से सुना है, तो तुम समझो कि अप्रोच कितना इंपॉर्टेंट है, तुम्हें अपने अप्रोच को कितने सही से टेकअप करना होगा। उस अप्रोच को डेवलप करने की कोशिश करो। प्रैक्टिस करके गेस मार के क्वेश्चन बनाना प्रैक्टिस नहीं कहा जाता, पहले बनाना सीखते हैं तब प्रैक्टिस करते हैं। मैथ में किया, रीजनिंग में किया, अंग्रेजी में सोचते हैं कि प्रैक्टिस करते करते बनने लगेगा, रॉन्ग। अगर गेस मारते हो, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कर रहे हो, तो गेस मारने का तरीका मजबूत होगा। समझना, जिस तरीके से बना रहे हो वो तरीका मजबूत हो जाएगा। गेस, अंग्रेजी में गेस मारते हो तो गेस जितना प्रैक्टिस करो उतना गेस मजबूत होगा। समझने को भी मन करेगा तो गेस लगी निकल जाता है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, अप्रोच के लिए है। और आप ये ध्यान दो ना कि 5-5, 6-6 सेंटेंस अरेंजमेंट, 3-3 कंप्रीहेंशन, हर सेट में तो लक्ष्य में मैं कर ही रहा हूं। तो अगर आप इधर प्रैक्टिस करते हो तो तुमको वीक में 9 कंप्रीहेंशन, 18 सेंटेंस अरेंजमेंट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं थ्रू लक्ष्य सेट। तो अब कितना प्रैक्टिस जरूरत है, अब आपको सेल्फ करना होगा अपने अप्रोच को मजबूत करने के लिए। अपने कमेंट्स बताइएगा हमको कैसा महसूस हुआ आपको बूस्टर सीरीज। थैंक यू आपको।